वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें। प्रश्न 1, मेटरनिख युग क्या है? उत्तर, मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वियना कांग्रेस सम्मेलन के द्वारा यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी था तथा राष्ट्रवाद एवं गणतंत्र का विरोधी था। 1848 की क्रांति के द्वारा मेटरनिख युग की समाप्ति हो गई। प्रश्न 2, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थीं? उत्तर, जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थीं। 1, लगभग 300 छोटे बड़े राज्य। 2, इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं। 3, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। 4, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप तथा 5, मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति। प्रश्न 3, इटली के एकीकरण में काबूर की भूमिका का उल्लेख करें अथवा काबूर का संक्षिप्त परिचय दे। उत्तर, काबूर को इटली के एकीकरण का राजनीतिज्ञ कहा जाता है। 1850 में वह सार्डिनिया के राजा विक्टर इमैनुएल का मंत्री एवं 1852 में प्रधानमंत्री बना। उसने सैनिक और आर्थिक सुधारों द्वारा सार्डिनिया की स्थिति सुदृढ़ की। पेरिस शांति सम्मेलन में उसने इटली के एकीकरण का प्रश्न उठाया। 1859 में ऑस्ट्रिया को पराजित कर काबूर ने लोम्बार्डी पर अधिकार कर लिया। प्रश्न 4, 1830 की जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, 1830 की जुलाई क्रांति के परिणामस्वरूप फ्रांस में निरंकुश राजशाही का स्थान संवैधानिक गणतंत्र ने ले लिया। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा फ्रांस में उदारवादी मध्यम वर्ग का राजनीतिक महत्व बढ़ गया। प्रश्न 5, राष्ट्रवाद क्या है? उत्तर, सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना है। दूसरे अर्थों में राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। प्रश्न 6, बिस्मार्क के कार्यों की चर्चा करें। उत्तर, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वो विख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ थे। फ्रैंकफर्ट संसद में उसने भाग लिया। वे रूस और फ्रांस में राजदूत भी रहे। 1862 में वह प्रशा का चांसलर बना। सर्वप्रथम बिस्मार्क ने प्रशा की आर्थिक और सैनिक शक्ति सुदृढ़ की। तत्पश्चात उसने डेनमार्क 1864, ऑस्ट्रिया 1866, सेडोवा का युद्ध तथा फ्रांस 1870 सीदान का युद्ध को पराजित कर जर्मनी का एकीकरण किया। प्रश्न 7, लौह एवं रक्त की नीति क्या थी? उत्तर, लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से पूरे जर्मन प्रदेश का एकीकरण करना था। प्रश्न 9, गैरिबाल्डी कौन था? इटली के एकीकरण में उसकी क्या भूमिका थी अथवा गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। उत्तर, इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गैरिबाल्डी की तलवार ने पूरा किया। वो युद्ध की नीति में विश्वास करता था। उसने सशस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई जो लाल कुर्ती कहलाए। इनकी सहायता से उसने सिसिली पर अधिकार कर वहां गणतंत्र की स्थापना की। वो पोप के राज्य पर भी आक्रमण करना चाहता था, परंतु काबूर ने इसकी अनुमति नहीं दी। प्रश्न 10, 1830 की जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, 1830 की जुलाई क्रांति के परिणामस्वरूप फ्रांस में निरंकुश राजशाही का स्थान संवैधानिक गणतंत्र ने ले लिया। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा फ्रांस में उदारवादी मध्यम वर्ग का राजनीतिक महत्व बढ़ गया।